गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने पिछले लेक्चर में जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड का 7th लेक्चर, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिजिनेट होती हैं, कैसे प्रोपगेट होती हैं, वो प्लस चार्ज से कैसे निकलती है रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड जाके टर्मिनेट होती है। ये भी देखा था कि वो स्मूथ कर्व होती है। ये भी बताया था आपको कि क्लोज लूप नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस है गॉस लॉ का। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया तो गॉस लॉ 50% आपका काम हो गया। ठीक है, गॉस लॉ में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा लॉ है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ में थोड़ा सा जब वो डिफिकल्ट होता है, जब आर्बिट्रेरी सरफेस होते हैं तब थोड़ा सा हमें उसमें दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। देखिए, किसी भी यूनिट एरिया से, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी यूनिट एरिया से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, the number of electric field lines passing through a unit surface is known as passing through a unit area is known as electric flux. लिख लीजिए, the number of electric field lines passing through a unit area is known as electric flux। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार देख लीजिए। इसका डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब जैसे देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। एक हमने यूनिट एरिया बनाया। यूनिट एरिया मतलब इस चीज का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ? ई। इसका एरिया कितना है? ए। तो ये जो फाई होता है ना, फाई इज इक्वल टू होता है ई इन डॉट ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया, एरिया कैसी क्वांटिटी है? एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैसी क्वांटिटी है? फाई है एक स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, आप सभी जानते हैं। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एरिया भी कैसी क्वांटिटी है? एरिया भी है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो फाई है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कैसी क्वांटिटी है? वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर चूंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? स्केलर चाहिए। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये होगा ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जहां थीटा होगा क्या? थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अब देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, एक सेकेंड। सपोज दैट ये एक एरिया है, यूनिट एरिया। ठीक है, ये एक बुक है जिसको हमने यूनिट एरिया मान लिया। ठीक है, अब हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। एरिया वेक्टर क्या होगा? देखिए, इस एरिया के कितने फेस होंगे? दो फेस होंगे, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। हम क्या करेंगे? किसी भी एक फेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे?
परपेंडिकुलर, किसी भी एक फेस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो जो ये परपेंडिकुलर होगा वही इस एरिया वेक्टर, एरिया का क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। क्लियर। ये परपेंडिकुलर हम इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं और परपेंडिकुलर हम इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एरिया है, ये एरिया है, इस पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगा यही परपेंडिकुलर। समझ में आया। दिस परपेंडिकुलर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। दो सरफेस है, इसके दो फेस है, एक ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है। तो हम चाहे तो एरिया वेक्टर इधर भी ड्रॉ करें और चाहे तो एरिया वेक्टर इधर भी ड्रॉ करें। किसी भी साइड अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, किसी भी साइड अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ही क्या कहलाएगी, इस यूनिट एरिया के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। या किसी भी एरिया के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होता है, उसके सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वही होता है उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है। तो थीटा एंगल किसके किसके बीच का होगा, थीटा एंगल होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, एक सेकंड। आई होप सबको दिखाई दे रहा है। एक सेकंड। ये देखिए, सपोज दैट ये जो तीन लाइनें हैं, ये जो तीन, एक दो तीन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। ये हमने एरिया वेक्टर रखा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इसको पेनिट्रेट करते हुए इधर निकल जा रही है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और इसको इससे निकलते हुए, जैसे हमने ये बनाया है, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिख रहा है आपको। चलिए, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। अब हमने क्या किया, इस पर क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल क्या कहलाएगा, आपका थीटा। देखिए इस केस में कितना एंगल है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक समझ में आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। नोट इट डाउन। हो गया, नोट डाउन कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। पहले थोड़ा समझ लीजिए। सपोज दैट ये आपका यूनिट एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस यूनिट एरिया से। हम दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं, यहां दिख रहा है सबको। हाँ चलिए, ये यूनिट एरिया है, जैसे हमने फिगर बनाया है ऐसे ही ये यूनिट एरिया है, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस यूनिट एरिया से पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट बीसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। एरिया वेक्टर का मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये रहा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर, ये रहा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन अब आप एक सवाल उठाएंगे कि परपेंडिकुलर हम इधर ही क्यों ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर हम इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हम इधर ही क्यों ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर हम इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में केवल इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। बट फॉर जनरल आप एक नियम बना लीजिए, एक रूल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखेंगे। आपके लिए सहूलियत होगी, आपके लिए आसानी होगी। क्लियर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज किस में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होती, इस तरीके से जा रही होती, तो एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ करते, तो एरिया वेक्टर हम लोग इस साइड ड्रॉ करते। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता तो एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ करते, तो एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ करते। क्लियर। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर उठा के रख सकते हैं इस केस में phi इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर phi इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए। ठीक है। ये किसी यूनिट एरिया से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, जहां E क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड A क्या होता है, एरिया। A क्या होता है, एरिया, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। क्लियर। और चूंकि फाई कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं।
आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब देखिए सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और एक सरफेस हमने लिया है, उसमें ये सरफेस कुछ इस तरीके से रखा है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E, और इसका एरिया पता है क्या A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू E डॉट A, यानी E डॉट A इज इक्वल टू EA cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EA cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि अगर एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम EA मिलेगा। और अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहां पर जैसे दिख रहा है। क्लियर, नोटिस हो गया, सब लोग समझ में आ गया। अब आप देखिए फिर से मैं ये दोनों केस बना रहा हूँ। एक केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और एक केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब एक केस जिसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, और सेकंड केस जिसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है हमारा एरिया, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर एरिया वेक्टर हो जाएगा ए। ये हो गया हमारा एंगल 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हुआ 0 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, 1 2 3। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो कि इसके फॉर्मूले फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा से निकलकर सामने भी आ रहा है, बिकॉज थीटा इज 0, देन इन दिस केस फाई इज इक्वल टू EA, जिसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, यानी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन जब वही सेकंड केस में जब हम परपेंडिकुलर रखे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को एक दूसरे से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और सपोज दैट ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। एक बात बताइए, इसमें इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये फिगर देख के क्या लग रहा है, इसमें इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। देखिए ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 0। इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0। चलिए फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है EA cos थीटा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो EA cos 90 की वैल्यू 0, तो इन दिस केस फाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए फॉर्मूले से भी वही चीज निकल कर आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले केस में क्लियरली दिख रहा है कि 3 लाइनें पास हो रही है, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन सेकंड केस में आप देख पा रहे हैं
कि इससे पास होने वाली कोई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 0, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नहीं होगा, और ये भी यही निकल कर सामने आ रहा है। नोट इट डाउन। चलो आई थिंक नोट डाउन कर लिया, आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पर लगाते हैं, भी बेसिक है, शुरुआत में एक बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं। ये कह रहा है कि किसी रीजन में, इन एनी रीजन, क्या कह रहा है, इन एनी रीजन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर E is equal to 20 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, 20 न्यूटन पर कूलम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें एक एरिया रखा है। कैसा एरिया है, वो स्क्वायर है, जिसका एरिया वेक्टर है, जिसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कैसे रखा है, ये रखा है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे रखा है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये है इसका एरिया वेक्टर। क्लियर। अब पूछ रहा है कि यहाँ इस स्क्वायर से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। हमें क्या करना है, सिंपलीफाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, चूंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, 0। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको किस में बदलना होगा हमें, मीटर में। तो 20 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई इंटू ए, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया, नोट डाउन हो गया सबका। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए और इसको खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है, a square frame of side 20 centimeter, a square frame of side 20 centimeter placed with its positive normal making an angle 60 degree, making an angle of 60 degree with the uniform electric field of 30 volt per meter, of 30 volt per meter. Find the flux of the electric field. Find the flux of the electric field passing through the square frame. Passing through the square frame. ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तिरछा क्यों बन रहा है, ई की वैल्यू कितना दिया है, 30 वोल्ट पर मीटर, और एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी एज कितनी है, जिसकी एज है 10 सेंटीमीटर की, जिसकी एज है 10 सेंटीमीटर की।
तो मान लिया इसकी एज, इसको 60 डिग्री एंगल बनाना है ना, तो इसको ऐसे रखो, ठीक। और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना, 60 डिग्री। अब पूछा इससे पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इज इक्वल टू सॉरी ई ए कॉस थीटा होता है, पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये कितना आपका दिया है 30, ए कितना है, चूंकि इसका साइड 10 है और ये भी साइड कितना है 10 है, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में चेंज किया। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 3000 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1/2, तो ये हो गया 3/2 इंटू 10 टू द पावर -1, 3/2 इंटू 10 टू द पावर -1। ये आपका आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया वोल्ट इंटू नोट इट डाउन, स्टार्ट। चलिए, ये तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब एक प्लेन एरिया हो और क्या नाम है एंगल कुछ सही बन रहा हो, सब कुछ तो। लेकिन अगर हमारा जो सरफेस है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो एक रेगुलर सरफेस ना हो, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, जो अब तक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आ रहे हैं, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म ना हो, उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ surface is arbitrary or electric field is not uniform। देखिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए ये आता है हमारा ई ए कॉस थीटा, यही आता है ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या E dot A is equal to EA cos theta। Suppose that इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले लिया, और इसमें हमारा एक सरफेस है जो कुछ इस तरीके से, ठीक। अब इस सरफेस पे यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पर एंगल कुछ और बनेगा, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ एंगल कुछ और, यहाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एंगल कुछ और बनेगा, क्लियर। तो इस केस में जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाई इज इक्वल टू एक छोटा सा इसका एरिया, एक छोटा सा एरिया क्या लेंगे, डीएस लेंगे, क्या लेंगे, एक छोटा सा एरिया इसका डीएस। तो फाई इज इक्वल टू होगा क्या हमारा ई डॉट डीएस, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द होल सरफेस। ये जो सर्कल का निशान है वो क्या बताता है, वो बताता है इंटीग्रेशन ओवर द होल एरिया, होल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो इस केस में फाई इज इक्वल टू आएगा हमारा फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ds। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए अगर हम इसको सिंपली इसमें करें, क्या नाम है, एक स्क्वायर ले लें, सपोज दैट एक स्क्वायर लिया हमने, और एक स्क्वायर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और यहाँ पर ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। वी कैन राइट ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा डीएस। डीएस क्या है, डीएस है हमारा एरिया, एक छोटा सा इसमें सेक्शन लिया है इसका एरिया, जब इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एरिया आएगा, तो यहीं से निकल कर आएगा ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ई डॉट ए का मतलब ई ए कॉस थीटा, क्लियर। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपका ये जो सरफेस है वो कैसा होगा, आर्बिट्रेरी होगा, कोई मतलब रेगुलर सरफेस नहीं होगा, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। नोट इट डाउन। चलिए
एक अगला इसका इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक अगला टॉपिक आता है गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले। अच्छा चलिए पहले मैं गॉस लॉ स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। गॉस लॉ क्या स्टेट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। मैं पूरे मन से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी पूरे मन से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, 3 और 5 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर रहना है गॉस लॉ से, ये ध्यान रखिएगा। तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ सिंपली ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, कैसा सरफेस, क्लोज्ड, कैसा सरफेस, क्लोज्ड। क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, देखिए क्लोज्ड सरफेस जैसे आपका ये मान लीजिए एक स्फीयर है, स्फीयर एक क्लोज्ड सरफेस है। मान लीजिए आपने एक लिया क्यूब, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, क्यूबॉइड एक क्लोज सरफेस है, सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, कोन एक क्लोज सरफेस है। ऐसे ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब तो आपके कैसे क्लोज सरफेस है, रेगुलर। क्लोज सरफेस कैसा हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। जैसे आपने घर में आटा साना है, आटा साना है तो वो कुछ भी आर्बिट्रेरी शेप का हो गया आटा, तो वो कैसा, जो ओवरऑल सरफेस है वो कैसा है, क्लोज है। क्लोज होने का मतलब है कहीं से भी खुला नहीं है। एक प्लेन सरफेस, जैसे आपने एक पेज लिया, वो पेज कैसा है, वो ओपन सरफेस है। लेकिन अगर उसी पेज को मोड़ करके आपने एक रेक्टेंगल या एक क्यूबॉइड या एक क्यूब बना दिया तो वो कैसा है, वो है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा, हमेशा ध्यान रखिए। और ओपन सरफेस कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा, क्लियर। तो अगर कोई क्लोज सरफेस लिया है हमने, कोई भी क्लोज सरफेस है, कैसा भी हो, कैसा भी हो, मान लीजिए कोई ऐसा एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज है Q। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर कोई चार्ज है Q। तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E डॉट ds, मैंने बताया, तो इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस द्वारा इनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस divided by epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कुछ चेंज कर दिए तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आपको मैंने बताया था इसमें क्या नाम है, कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ में बताया था ना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन। और k क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी, k इज इक्वल टू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, बताया था आपको। चलिए अभी हम लोग उस पर बाद में आएंगे, पहले हम लोग ये देख लें कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। और क्यू इनक्लोज्ड क्या है, इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो total number of electric flux passing through a closed surface is always equal to Q enclosed upon epsilon naught. This is the statement of Gauss law. तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि गॉस लॉ स्टेट्स करता है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, passing through a closed surface is always equal to the ratio of charge enclosed by the surface, to epsilon naught। एप्सिलॉन नॉट आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आई होप आप लोगों को गॉस लॉ समझ में आ गया होगा।
आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया, गॉस लॉ समझ में आ गया। कल हम लोग गॉस लॉ पे और आगे बढ़ेंगे, गॉस लॉ पे और आगे एडवांस स्टडीज करेंगे। एडवांस स्टडीज का मतलब क्या है, गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये जो क्यू इनक्लोज चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है ये देखेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो सरफेस है ना, ये कैसा क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है। ये रेगुलर सरफेस में जिसमें आपका सिलेंडर आ गया, क्यूब आ गया, स्फीयर आ गया, के साथ साथ कुछ भी इरेगुलर और आर्बिट्रेरी भी हो सकता है। तो इसका सरफेस कैसा होगा इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, आई होप आपकी आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।